शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। मेहंदी की रस्म बहुत ख्वाबनाक थी। हाल में लड़का और लड़की दोनों मौजूद थे। उनका निकाह तो अभी नहीं हुआ था, इसीलिए उनकी रस्म अलग-अलग ही रखी गई थी ताकि किसी को इतराज ना रहे। फजर की रुखसती का दिन भी आ पहुंचा। उसके ख्वाब सच हो रहे थे। वो खुद भी खूबसूरत थी और उसका दूल्हा भी लाखों में एक था। फजर के खैर ख्वाह उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो थे। हकीकत है और बहुत तल्ख हकीकत है कि कभी कभी खुशी का मौका भी कुछ लोगों के लिए गम का तूफान छुपाए होता है, और कभी तो दुनिया से जाने वाले पर भी लोग कलमा शुक्र अदा करते हुए पाए जाते हैं। फजर और उसके वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन फजर की एक आंटी गुस्से से खोल रही थी। बज़ाहिर वो भी बहुत बन ठन कर तकरीब से जुड़ी नजर आ रही थी। उनका मंसूबा मुकम्मल था। उसके बेटे का रिश्ता ठुकराया गया था और वो उसे तकदीर का लिखा मानने की बजाय शैतानी रास्ते पर उतर आई थी। कहते हैं कि जख्मी औरत और हाथी कभी भी अपने ऊपर जख्म लगाने वाले को नहीं भूलते। इसमें कोई हकीकत है भी या नहीं, लेकिन फजर की आंटी उसे सच साबित करने जा रही थी। सबसे बढ़कर ये कि वो घर का बेटी थी, और घर का बेटी जब डसने पर आए तो घाव बड़ा गहरा होता है। औरत कमजोर है और आमतौर पर किसी मर्द को बेवकूफ बनाकर उसके कांधे पर बंदूक रख कर चलाती है। फजर की आंटी ने भी एक ऐसे ही बंदे का इंतखाब किया था जो उसका तो शनासा था, लेकिन फजर के वालिदैन उससे नावाकिफ थे। ड्रामे में उसका किरदार बहुत मुख्तसर लेकिन चौंका देने वाला था। फजर की आंटी ने ये ड्रामा लिखा और डायरेक्ट करना था। वो अपनी मुतवक्का कामयाबी पर बहुत मसरूर थी। इंसान भूल जाता है कि एक कहानीकार हमारी जिंदगी के ड्रामे का भी तख्लीककार है, जो हर चीज पर कादिर है। हाल बहुत खूबसूरत था। पहले निकाह का प्रोग्राम था। मुफ्ती साहब तैयार बैठे थे, गवाहान मौजूद थे और सब चेहरे जगमगा रहे थे। अभी मुफ्ती साहब निकाह के लिए खुतबा देने ही वाले थे कि आंटी का मुंतखब करदा अदाकार उठ खड़ा हुआ और स्क्रिप्ट के मुताबिक डायलॉग बोलने लगा। मुफ्ती साहब एक मसला है। सारी बारात की नजरें उस शख्स की तरफ उठ गई। ड्रामे का आगाज हो गया था। मुफ्ती साहब, निकाह के फॉर्म पर अपने ही वालिद का नाम लिखा जाता है ना? मुफ्ती साहब बोले, जी बिल्कुल। अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने वालिदैन का नाम कभी नहीं बदल सकते। उस शख्स की आवाज गूंजदार थी और हाल में मुकम्मल सबूत तारी था। फजर सुन भी रही थी और अनजाने खदशात से लरज भी रही थी। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि मलिक साहब ने दुल्हन के वालिद की जगह अपना नाम लिखवाया है, मलिक वजाहत अली, जबकि हकीकत ये है कि मलिक वजाहत तो बे औलाद हैं और दुल्हन उनकी ले पालित बेटी है। अब की बार तमाम लोगों की नजरें मलिक वजाहत अली पर जमी थी। मलिक वजाहत की नजरें झुक गईं। ब्राइडल रूम में बैठी फजर अपने बाबा के जवाब का इंतजार कर रही थी। खामोशी लंबी हो गई। मलिक साहब, अल्लाह का हुक्म है, पूरा करना है। क्या आप ही दुल्हन के हकीकी वालिद हैं? मुफ्ती साहब मलिक साहब से पूछ रहे थे। मुफ्ती साहब, फजर मेरी बेटी नहीं है। सारे मेहमान हैरान रह गए। सिर्फ आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी, एक भयानक मुस्कुराहट। फजर ने अपने बाबा का जवाब वाज़े तौर पर सुना था। उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो चकरा कर गिर गई। उसकी दुनिया तारीख हो चुकी थी। वो हिकमत वाला खालिक, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बांझ बना दे। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। इंसान कमजोर है। वो आजमाइश पर जब पूरा नहीं उतरता तो फिर अपने नफ्स की मानता है। एक दूसरे की औलाद लेकर और देकर चाहता है कि कमी पूरी कर दे। कोई इंसान किसी को औलाद नहीं दे सकता। ऐसा कहना और करना दोनों ही दीन के खिलाफ काम है। इसी तरह मुंह बोले का तस्वुर भी दीन में जायज नहीं, लेकिन जब हम ऐसा खिलाफ शरीयत कदम उठाते हैं तो हमें उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। हकीकी माँ बाप के ऊपर और मालूम पड़ने वाले ले पालिद पर जो असरात मुरतब होते हैं, उन्हें सोचकर ही इंसान दहल जाता है। मुआशरे में अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हम फिर भी ये गुनाह किए जाते हैं। फजर की जहनी हालत का अदराक कौन कर सकता है? फजर बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। उसकी आंखें खुली तो उसकी मामा उसके सिरहाने खड़ी थी। फजर को सब याद आ गया और उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी मामा कहाँ है? ये तो मेरी मामा ही नहीं है, उसने सोचा, और उसकी बंद आंखों से बारिश बरसने लगी। उसकी मामा ने तड़प कर फजर को अपनी बाहों में भर लिया।
लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि फजर का जिस्म ठंडा पड़ गया है। उन्हें मोहब्बत की तपिश महसूस ना हुई। क्या फजर उनसे दूर चली जाएगी? क्या उनकी गोद फिर से खाली हो जाएगी? वो एक पल में 20 बरस पहले अपने माजी में खो गई, जब उन्होंने औलाद की तरफ से मायूस होकर और लोगों की बातों से तंग आकर फजर को गोद लेने का फैसला किया था। मलिक वजाहत का छोटा भाई, जो माली तौर पर कमजोर था, उस पर मलिक वजाहत ने दबाव डालकर उसकी होने वाली औलाद को गोद लेने का फैसला किया था। उसके पहले ही 4 बच्चे थे। अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत की, लेकिन उन्होंने दुखी दिल के साथ इस रहमत को अपनी भाभी की झोली में डाल दिया। बेगम सलामत ने बज़ाहिर अपने शोहर के फैसले पर सर तस्लीम खम कर दिया था, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह तड़पी थी कि जैसे उनकी बेटी पैदा होते ही दोबारा दुनिया से रुखसत हो गई हो और अपने ही हाथों से उन्होंने उसे लहद में उतार दिया हो। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, ये सब राज रखा गया था, लेकिन जो अल्लाह चाहे होकर रहता है। इंसान भूल जाता है और अपने राज एक दूसरे पर आश्कार कर ही देता है। आंटी बेगम वजाहत की गहरी सहेलियों में से थी और फिर उसी आंटी ने आज कयामत बर्पा कर दी थी। फजर बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूँ, आंखें खोलो बेटा, मुझे देखो बेटा, मुझे मत तड़पाओ। बेगम वजाहत भी बसी से रो पड़ी। फजर ने अपनी मामा को देखा और तड़प उठी। उसे अपना बचपन याद आ गया। जब भी उसे कोई तकलीफ होती, वो अपनी मामा की गोद में ही तस्कीन पाती। आज मुझे कौन तस्कीन देगा? फजर ने सोचा, आज भी मुझे इसी गोद में तस्कीन मिलेगी। फजर ने अपनी मामा के हाथ पकड़े। बेगम वजाहत को मोहब्बत की गर्मी महसूस हुई। उन्होंने फजर को देखा और फिर वो अपनी फजर से लिपट गईं। दोनों इकट्ठे रोने लगी और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आंसू उनके लिए सरमाया हयात साबित हुए। मुफ्ती साहब, आप निकाह शुरू करें। फजर मेरी बेटी है। मलिक सलामत आगे बढ़े और निकाह की सुन्नत को पाया तकमील तक पहुंचा दिया। धचका जितना भी बड़ा हो, इंसान सह ही जाता है कि अल्लाह किसी नफ्स को भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं दिया करता। ये दुनिया आखिरत की खेती है और हम इंसान इसमें कई बीज बोते हैं, जिन्हें अगर दुनिया में काटना हो तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी पैदा कर दी जाती है। अल्लाह की हिकमत को कौन जान सकता है। मलिक सलामत को अंदाजा भी नहीं था कि कब उनका राज फाश कर दिया जाएगा। एक वालिद का किरदार। वो फौरी तौर पर दूल्हे के वालिद से मिले और उन्हें इत्माद में लिया और फिर वो फजर के पास पहुंचे और फजर को अपनी बेटी को बरसों बाद अपने सीने से लगाया और अपने आंसू जब्त करते हुए फजर को दिलासा दिया, उसकी हिम्मत बढ़ाई। जब उन्होंने फजर के माथे पर बोसा दिया तो मानो कि फजर फिर से जिंदा हो गई। आज फजर की रुखसती थी। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का पता चला था। काश उसे सब पता होता। हकीकतें छुपाने के लिए नहीं होती, हाँ कुछ वक्त के लिए मुअख्खर कर दी जाती हैं। फखर की रुखसती अजब थी। उसके 2 बाबा और दोनों मामा ही तड़प तड़प कर उसे अलविदा कर रहे थे। फजर को एहसास हो गया था कि अब उसका रवैया ही फैसला कुन साबित होगा। उसने अपनी आंखें मजीद झुका दी। वो बहुत कुछ सोच रही थी। फजर टुकड़ों में बट गई। उसके अपने 2 भाई और 2 बहनें थीं और वो अपनी फजर को कभी भी दूर नहीं देख सकते थे। अब तो उसके अपने मामा बाबा भी आंखों की बरसों की प्यास बुझाने को बेताब थे। राज अब राज नहीं रहा था और ये राज उन्होंने फाश भी नहीं किया था। ये तो तकदीर का लिखा था। फजर अब अपने बहन भाइयों के साथ वक्त बिताना पसंद करती थी। मलिक सलामत का घर ही अब उसका असल मेका था, लेकिन जहां उसने जिंदगी के 18 साल गुजारे थे, जहां से उसकी रुखसती हुई थी, वो घर अब सूना पड़ा था। कई हफ्तों के बाद फजर जा पाती। वो खुश थी, बहुत खुश थी। बेगम व मलिक वजाहत उसकी खुशी में ही खुश थे। फजर जा चुकी थी और उनका आंगन अब दोबारा फिजा आलूद हो गया था। मलिक वजाहत अब कुछ और सोच रहे थे। उन्हें अपने घर का खालीपन काटने को दौड़ता था, लेकिन वो बेबस थे। दोनों मियां बीवी अब उदास रहने लगे थे। जब भी वो उदास होते, अपनी फजर से मिलने पहुंच जाते। फजर भी अब जिंदगी तवाज़ुन के साथ बसर करना सीख चुकी थी। उसके ससुराले रिश्तेदार उसका पूरा साथ दे रहे थे। उसका शोहर एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने फजर को एतमाद भी दिया और उसे जिंदगी की ऊंच नीच से भी आगाह किया। अल्लाह ने फजर को जब बेटे से नवाजा तो वो उसके प्यार में सरशार हो गई। शादी तो आंटी ने भी अपने इकलौते बेटे की बड़ी धूमधाम से की थी। उसका बिगड़ा हुआ बेटा अपनी बुरी आदत की वजह से बदनाम था।
इसीलिए आंटी को अपनी बहू एक मुआशी तौर पर कमजोर खानदान से लाना पड़ी। लेकिन अभी तक वो उम्मीद बदलने के इंतजार में थे। आंटी ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सिर्फ माँ बेटे को मालूम था कि नुक्स शोहर में है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। बज़ाहिर आंटी अपनी बहू को ही इल्जाम ठहराती थी। बार बार सबके सामने अपनी बहू के बांझ होने का तस्करा करती। माँ बेटा कभी भी इस हकीकत को सामने लाने को तैयार नहीं थे। वो बहू को तलाक भी नहीं देना चाहते थे कि नई शादी भी उनके आंगन में बाहर नहीं ला सकती थी। आंटी के बेटे दिलावर ने एक बार अपनी माँ से किसी बच्चे को गोद लेने का मशवरा किया। जब उन्हें कोई और रास्ता नजर ना आया तो उन्होंने अपने इस मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। आंटी किसी लड़के को गोद लेना चाहती थी। दिलावर ने अपनी माँ का साथ देने का फैसला कर लिया। अब बच्चा कहाँ से आता? वो अमीर कबीर लोग थे। उन्होंने एक नर्स से बात की जो इस काम के लिए बदनाम थी। उसने 50 लाख का मुतालबा किया। 35 लाख में सौदा तय पा गया। 10 लाख एडवांस में अदा किए गए और माँ बेटे ने बड़ी चालाकी के साथ होने वाली माँ को उसके मेके भेज दिया। आंटी की बहू के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने शोहर और सास का साथ देती कि ये सब कुछ उसी की बेहतरी के लिए किया जा रहा था। माँ बेटा अपने आने वाले वारिस का बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगे। इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है, सोने रब की तकदीर का चक्कर वहीं से चल पड़ता है। बेगम व मलिक वजाहत को तो एहसास हो गया था। उन्होंने फजर पर कभी दबाव नहीं डाला था। अब तो फजर और फखर दोनों ही उनका ख्याल रखते थे। उनका एहसास महरूमी खत्म हो गया था। मलिक साहब ने फजर के बहन भाइयों के सर पर भी दस्ते शफकत रख दिया था। उन्होंने उनकी शादियों के अखराजात भी उठाने की जिम्मेदारी ले ली थी। इस फैसले ने उन्हें मजीद इज्जत अता कर दी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सुकून व इत्मीनान से नवाज दिया। वो अब फजर के साथ उसके बहन भाइयों के भी सरपरस्त बन गए थे। आंटी के भयानक कदम ने फजर की जिंदगी को बहार की कोसी कज़ा में रंग दिया था। अब आंटी ने एक ड्रामा और तरतीब दिया था। क्या इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी? क्या अब भी वो तकदीर से लड़ पाएगी, जीत पाएगी? आंटी अपनी मंसूबाबंदी करके चैन की नींद सो गई, लेकिन तकदीर की आंख हमेशा से खुली थी। वक्त के कूख में क्या छुपा था कोई नहीं जानता था। किस्मत के खेल बहुत अजीब हैं। इंसान को दुनिया में कितना अख्तियार हासिल है। तकदीर एक ऐसी अनलिखी जंजीर है जो हर इंसान के पाँव में पड़ी है। ये जंजीर उसे अपनी हद में रखती है। वो किसी का फायदा या नुकसान इतना ही कर सकता है जितना उसकी तकदीर में लिखा होता है। नर्स ने एक ऐसी माँ का इंतखाब किया था जिसकी कोख में जुड़वा बच्चे परवरिश पा रहे थे। दोनों लड़के थे। उसने बड़ी महारत के साथ अपना काम किया। एक लड़के को गायब कर दिया और गरीब वालिदैन अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गए। नर्स ने अपने आला कार पहले ही तैयार कर रखे थे और वो मियाँ बीवी दूसरे बच्चे को लेकर बड़ी आसानी के साथ सरकारी अस्पताल की तारीख राहदारियों से गुजरे हुए ऊँघते हुए गेट कीपर के करीब से गुजरकर रात के अंधेरे में नर्स के ठिकाने की तरफ चल दिए। बाकी मामलात बड़ी आसानी से सुलझ गए और बच्चा माँ की गोद में पहुंच गया। आंटी ने सुख का सांस लिया। दिलावर अब सर उठाकर चल सकता था। उसने अपनी मर्दानगी साबित कर दी थी। शान की परवरिश इंतहाई नाजो नम से की गई। बेहतरीन स्कूल में उसका दाखिला हुआ। वो एक गरीब खानदान का चश्मो चिराग अमारत की रोशनी में नहा गया। आंटी का सर भी फखर से ऊंचा हो गया। दिलावर का बीवी पर रोब और दबदबा मजीद बढ़ गया और तकदीर की जंजीर दराज कर दी गई। दूसरी तरफ शान का जुड़वा भाई शहर से दूर एक कस्बे में अपने वालिदैन की आगोश में परवान चढ़ता रहा। जमील शान का हूबहू अक्स था। दोनों भाई अगर मिल जाते तो उनमें फर्क करना नामुमकिन था। तकदीर कहीं करीब ही बैठी अपना जाल बुन रही थी। कोई कहानी झूठ नहीं थी जो हम पढ़ते हैं या ड्रामे और फिल्म की शक्ल में देख रहे होते हैं। ये सब दुनिया में कहीं ना कहीं हो गया होता है या हो रहा होता है या फिर होने वाला होता है। ये सब हमारे मुआशरे का ही अक्स होता है। फजर हो या शान, दोनों अपने अपने घोंसले से गिरे हुए बच्चे थे। आंटी ने बेगम व मलिक वजाहत के साथ खेल खेला। उसे क्या खबर थी कि वो खुद तकदीर के हाथों में खेल रही है। अब नर्स के साथ मिलकर उसने बज़ाहिर बड़ी कामयाबी के साथ अपना पत्ता फेंका था, लेकिन इंसान अपनी कामयाबी का यकीन सिर्फ उसी वक्त कर सकता है जब वो अपने उन फरिश्तों को नहीं देख लेता जो उसे दुनिया से लेने आते हैं और उसके साथ क्या सलूक करते हैं। कहते हैं बुराई का नतीजा बुरा ही होता है और आंटी जैसे मुनाफिकों का पर्दा भी अल्लाह चाक कर ही देता है। एक दिन मलिक वजाहत को वो बंदा नजर आ ही गया जिसने आंटी के कहने पर फजर की शादी पर उनका राज अफशा किया था।
इतने सालों बाद वो शर्मशार था। उसने मलिक वजाहत से माजरत की और अब की बार आंटी का राज फाश कर दिया। लेकिन इस बार तो आंटी ने काम बहुत पक्का किया था। नर्स खुद शरीके जुर्म थी, वो कैसे ये राज फाश करती? जो लोग मकाफाते अमल पर यकीन नहीं रखते, ये शकूक का इजहार करते हैं, वो जान ले कि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और ये दुनिया कोई खेल तमाशा की जा नहीं है, बल्कि इबरत का मैदान है। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहा। आंटी का पोता शान अब जवान हो गया था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, वो जानता तक नहीं था कि हकीकत क्या है। लेकिन तकदीर के खेल निराले हैं। कुन फयाकून का करिश्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये रब्बुल जलाल का फरमान है जो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। वो हम इंसानों को हमारी औकात दिखाता ही रहता है। और अब आंटी की बारी भी आ चुकी थी। कुन फयाकून की सदा लग चुकी थी। ओए जीले, तू शहर में क्या कर रहा है? वाह, मेरा यार तो बड़ा निखरा हुआ है। ओए, ये गड्डी किसकी है? तुझे तो मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, तू यहाँ गड्डी चला रहा है। कोई ड्राइवर लगा हुआ है तू शहर में? कोई क्या ये बटर बटर देख रहा है? शहर आके तू भी मुझे शेरे को अपने यार को भूल गया है। कोई आ, ओए झप्पी तो पा। शेरा जमील का दोस्त जबरदस्ती शान के गले लग गया। शान लारी अड्डे के पास खड़ा अपनी गाड़ी मैकेनिक से चेक करवा रहा था। वो अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करे। शेरा शहर काम के सिलसिले में आता रहता था। आज जब वो बस से उतरा तो उसकी नजर गाड़ी के पास खड़े शान पर पड़ गई। उसे लगा कि जमील खड़ा है। भाई, मैं शान हूँ, आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता, शान ने शेरे से कहा। लेकिन उसके जहन में कुछ अटक गया था। ओ, माफ करना वीरा, लगता है मुझसे ही गलती हुई है। शेरा हैरानी के आलम में वहां से चल दिया। अभी वो चंद कदम ही दूर गया था कि शान ने उसे आवाज दी, शेरे भाई, बात सुनना, चलो मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। शान दिल का बहुत अच्छा था। वो कभी भी आंटी की नस्ल से दिलावर की नस्ल से नहीं लगता था। वो था भी नहीं। मोबाइल है तेरे पास? शेरे ने अपनी जेब से फौरन बटनों वाला मोबाइल निकाला। वीरे, ये ले पकड़, बैलेंस रुक गया है, डलवा देता हूँ। फोन करना है ना तूने? शान शेरे की सादगी पर मुस्कुरा उठा। नहीं, तेरे पास तेरे यार की तस्वीर तो होगी ना, जेले की। शेरे ने फौरन ही मोबाइल में अपने साथ जेले की तस्वीर शान को दिखा दी। शान ने जब जमील को देखा तो उसे लगा जैसे वो आईना दिख रहा हो। ओ खुदाया, कितनी मुशाहबत, शान सोच रहा था। अचानक वो बोला, शेरे, मुझे अपने दोस्त से तो मिलवाओगे? वीरा, क्यों नहीं, शहर बुलाऊं उसे, अपने जीले को? नहीं, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ उसे मिलने। अभी चल वीर, बस 1 घंटा लगेगा। जीला भी तुझे देखकर बहुत हैरान होगा। शान ने अपनी मामा को कॉल की और गाड़ी ठीक होते ही शेरे के साथ रवाना हो गया। शान रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 इंसानों की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती जुलती हो। उसने जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ रखा था जो हूबहू एक सी शक्ल वाले होते हैं। उनकी आदत भी एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन वो एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, सगे भाई। शान बड़ी बेचैनी से जमील से मिलने का इंतजार कर रहा था। शान दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई बहन भाई नहीं थे, होते भी कैसे। दिलावर उसका बाप औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं था और वो खुद बरसों पहले नर्स से खरीदा गया था। काश शान पलट जाता, लेकिन शायद वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो चुका था। जब वो जीले के घर पहुंचा तो जीले की माँ ने सबसे पहले शान को देखा और धोखा खा गई। जीले पुत्र, तू क्या बन के आ गया है? माँ सदके माँ वारी, लग तो बड़ा सोना रहा है। पर सादा लू खातून खुद सोच में पड़ गई। शान बस हैरानी से उसे देखे जा रहा था। शेरी ने जब सारा माजरा सुनाया तो माँ को भी यकीन ना आया। उसने अपने मेहमान पुत्र की बड़ी खिदमत की। शान उनकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अभी तक शहर के मसनूई रंग ही देखे थे। उसने कभी भी रिश्तों की मिठास महसूस नहीं की थी। उसे क्या खबर थी कि वो अपनी असल जगह पहुंच गया है। उसे हर चीज, हर शख्स में अपनायत महसूस हो रही थी। उसे जिंदगी में पहली बार माँ की खुशबू महसूस हुई। वो ऐसे मोहब्बत और शफकत और अपनायत से ना आशना ही रहा था। वो तो शहर में बस एक शो पीस था, एक दिखलावे की चीज और बस। उसकी अपनी मामा भी उसे खिंची हुई रहती थी। शान पढ़ा लिखा था और रवैयों की पहचान कर सकता था। वो अक्सर उलझाव का शिकार हो जाया करता था। उसे लगता था कि कुछ है जो छुपा है, ये छुपाया गया है। शान की माँ बता रही थी, पुत्र, जीला अभी आता ही होगा,
वो भी बड़ा हैरान होगा। जीले की उम्र कितनी है माँ जी? उत्तर, पूरे 19 बरस का हुआ है, 8वें महीने पैदा हुआ था। 2 तारीख को 2 अगस्त। शान के सर पर हथौड़े बरसने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, माँ जी, जीला कहाँ पैदा हुआ था, यहीं या कहीं और? उत्तर, दाई ने कहा था कि खतरा हो सकता है, बस इसलिए हम शहर चले गए थे। उसे क्या लगता था माँ जी? उसे लगता था कि मेरे पेट में 2 बच्चे हैं। और माँ अपने ही दूसरे बच्चे को हैरानगी से देखने लगी। शान ने दोबारा अपना सर पकड़ लिया। लेकिन पुत्र, नर्स ने तो मुझे एक ही बच्चा पकड़ाया था, ऑपरेशन किया था ना उन्होंने। शान की आंखों से आंसू टपक पड़े। पुत्र, क्यों रोता है? लगता है माँ याद आ गई है तुझे। तेरी माँ नहीं है पुत्र, इधर आ पुत्र, मैं भी तो तेरी माँ बजा ही हूं ना। माँ ने शान के सर पर हाथ रखा और फिर झुकते हुए उसके आंसू साफ करने लगी। माँ वाली, ना रो पुत्र, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। इतने में जीला भी आ गया। जो भी उसकी नजर शान पर पड़ी, उसके पांव दहलीज पर ही जम गए। तमाम अफराद हैरान रह गए। वो सब एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। क्या होने जा रहा था कोई नहीं जानता था। शान का सर चकराने लगा। उसको अपनी शनाख्त पर शक होने लगा। उसके लिए उसकी मामा और पापा सिर्फ बेगम व चौधरी दिलावर बन गए। उसे लगा कि वो लावारिस है। उसे लगा कि जमील और उसकी माँ उसकी असल शनाख्त है। लेकिन अभी मामला हल नहीं हुआ था। शान ने अपनी जिंदगी का मुअम्मा हमेशा के लिए हल करने का फैसला कर लिया। वो जमील के वालिदैन को लेकर शहर अस्पताल में पहुंच गया, जहां जमील पैदा हुआ था। रिकॉर्ड निकलवाने में उसे मुश्किल ना हुई कि रुपया हर ताले की चाबी है। और फिर वो उस नर्स के रूबरू खड़ा था जिसने बरसों पहले शान का सौदा किया था। बूढ़ी नर्स उस वक्त जेल में पड़ी थी। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उसे याद आ गया, सब याद आ गया। वो मजीद सजा नहीं भुगत सकती थी। उसने अपने गुनाह का इतराफ करते हुए उन सब के आगे हाथ जोड़ दिए। शान ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने वालिदैन और भाई को लेकर अपने घर पहुंच गया। आंटी बूढ़ी हो चुकी थी। वो बरसों पहले का बोया हुआ बीज जो अब तनावर दरख्त बन गया था, उसे काटने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। लेकिन तकदीर में लिखा होकर ही रहता है। शान ने तीनों मुजरिमों को अपने सामने ला खड़ा किया। उसने सिर्फ नर्स के साथ रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू उन्हें सुनाई और खामोशी के साथ उनके जर्द होते चेहरों को देखने लगा। वो सब सर झुकाए शान के सामने खड़े थे। शान ने आज उनके मुस्तकबिल का फैसला करना था। अभी तक कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला था। बोलने के लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं था। शान ने अपने वालिदैन को, अपने भाई को इशारा किया और वो उन्हें लेकर उस महलनुमा घर से बाहर जाने लगा। आंटी दिलावर उसकी बेगम में जैसे जान पड़ गई और वो शान को आवाजें देने लगे। शान ने कोई जवाब ना दिया। उसकी मामा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, लेकिन शान के चेहरे पर सजी अजनबियत देखकर पीछे हट गई। शान को कभी उस घर में माँ बाप की मोहब्बत मिली ही नहीं थी। उसकी दादी भी उसे हकारत की नजर से देखती थी। शान को उन्होंने लिखाया पढ़ाया तो था, दुनिया की हर आसाइश भी दी थी, मगर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई उनके बेटे को ताने ना दे सके। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक सौदा किया था। आज शान को उसके हकीकी माँ बाप मिल गए थे, जिनकी मोहब्बत पाने के लिए वो बरसों से तड़पा था। शान अपने खानदान को लेकर हमेशा के लिए अपने घर रवाना हो गया।